तो दोस्तों हम आज आ गए हैं क्लास 10th के 10वीं के मॉडल पेपर लेके सॉल्व करने के लिए। तो चालू करते हैं। अभी अभी एमपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट में इनको डाला है, तो इन्हीं को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं एचसीएफ चाहिए है 91 और 20। 2 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। जैसे मेरे को चाहिए है 91 और 21 का एचसीएफ। तो पहले आप इनका क्या निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले इसको। तो ये 3 से तो कैंसिल होगा नहीं, मैं इसको पहले अलग कर देता हूँ। पता नहीं कैसे मैंने इसको 3 लिख दिया। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो पहले इसको 3 से काट लेते हैं। 3 7 ज़ा 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है, ऐसे इसको यहाँ पे कट ले कर 7 से काट लेते हैं। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13, 21 ही दी है ना। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, देखिए जो दोनों जगह होता है वो एचसीएफ कहलाता है। तो 7 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। वैसे इसमें लिखा है का हल होगा, आदित्य हल होगा, अनंतानेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, है ना। तो इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है तो अपन को पहले दोनों तीनों फॉर्मूले पते होने चाहिए कि क्या क्या कैसा होता है ना। तो देख लीजिए, अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये सब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए ये सब, अगर इक्वल हो जाए तो क्या कहलाता है, अनेक हल, अनंत अनेक हल। और रेखा क्या कहलाती है, संपाती। रेखा क्या कहलाती है, संपाती, मतलब एक के ऊपर एक। और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 नहीं है, नॉट इक्वल है, तो क्या कहलाता है, कोई हल नहीं। क्या कहलाता है, नो सॉल्यूशन, है ना, कोई हल नहीं। और ऊपर वाला क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में लाइनें क्या होती है, पैरेलल। पैरेलल मतलब होती है समांतर। कौन सी लाइनें कहलाती है, समांतर। तो ये 2 फॉर्मूले होगा और एक फार्मूला और होता है सॉरी, एक फार्मूला और होता है, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा इसको रफ कर दूँ। ठीक है, तो एक फार्मूला और कौन सा होता है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। कुछ भी इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल होता है। तो ये कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, नो सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन होता है। और हिंदी वाले क्या कहेंगे इसको, आदित्य हल। क्या कहेंगे, आदित्य। और रेखाएं क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब क्या करना, प्रतिच्छेद करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बता दिए। दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उसी से रिलेटेड है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलते हैं अपन लोग आगे। तो मैं इस पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। इसके A1 की वैल्यू हो जाएगी 1। जो x का मल्टीपल है, जो x का गुणांक है, वो क्या कहलाएगा, A1। ठीक है ना। तो x का मल्टीपल 1 अपॉन इस वाले x का मल्टीपल दिया है -3 इज इक्वल्स टू, ये दिया है 2। y का जो गुणांक है वो B1, और यहाँ पे कितना जाएगा -6, और यहाँ पे कितना लिखा है 5, और यहाँ पे कितना लिखा है 1। ठीक है, इसको कैंसिल कर लीजिए। 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा, तो क्या निकला अल्टीमेटली अपने पास 1/3 इज इक्वल टू -1/3। तो ये तो सेम है, पर ये पीछे वाला सेम नहीं है। तो इसका जब ये फॉर्मूला बनता है तो अपन ने बताया क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब रेखाएं क्या होंगी, अगर लाइन पूछ ले तो पैरेलल, है ना। तो इधर लाइन नहीं पूछा, इधर केवल पूछा है क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, अब लिखा है ax² + bx + c के शून्यकों का योग। शून्यकों का मतलब सम ऑफ जीरोस पूछा है। क्या पूछा है, सम ऑफ जीरोस। टेंशन नहीं लिए इंग्लिश मीडियम वाले, अभी आगे इंग्लिश के भी मैंने क्वेश्चन लगाए हैं ना। मतलब जो ये PDF है, इसकी इंग्लिश की भी लगाई है, तो मैं वहाँ पे आप लोग को एक बार इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बता दूंगा, है ना, थोड़ा बहुत। लेकिन मैं वैसे मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इसका पूछा है सम ऑफ जीरोस, है ना। शून्यकों का योगफल मतलब होता है सम ऑफ जीरोस पूछा है ना। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो शून्यकों का योग मैं निकाल लेता हूँ, बस ये फॉर्मूला -b/a हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 के विविक्तर का मान, है ना, डिस्क्रिमिनेंट चाहिए इधर। तो वेक्टर का मान क्या होता है, D बराबर b² - 4ac। देखिए, जो कोई बच्चा इनिशियल में भी पढ़ रहा है, तो जैसे मैं ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, आप केवल ये पेपर सॉल्व कर लीजिए। लगातार सीरीज आएगी। अभी मैं परीक्षा दिन जो होती है उसके भी पूरे पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अपन उसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं इसको करा देता हूँ। तो पहले अपन इसके कोफिशिएंट देख लेंगे क्या हो जाएंगे। इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे x² - 4x और +4। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, ये सारी वैल्यू कहाँ पुट कर देना है, इधर। तो अपना आ जाएगा। मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, तो रहने दीजिए, वहीं कर लेता हूँ ना, तो बार बार आगे पीछे आना पड़ेगा। इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, D इक्वल टू क्या होता है, b² मतलब -4 का स्क्वायर -4ac। 4 a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, मैंने इससे ABC की वैल्यू निकाल लिया। पीछे थोड़ा वीडियो पीछे करेंगे तो मिल जाएगा। 4 4 का होता है 16, 4 चौको 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर भी 4 चौको 16, तो इसके लिए कितनी आ रही है, D बराबर कितना आ रहा है 0। वृत्त के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्शरेखाओं की संख्या क्या होती है, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्शरेखाओं की संख्या।
देखिए स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। स्पर्श रेखा मतलब हो जाते हैं टेंजेंट। देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना। मैं एक सर्कल बना लेता हूँ इसके लिए। पहले इसके लिए सर्कल कहाँ से आएगा सर्कल। अच्छा मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा है मेरे को सर्कल। अच्छा यहाँ से आ जाएगा। ये है सर्कल, ये मैंने बना लिया सर्कल। और टेंजेंट की संख्या कितनी हो सकती है, तो एक टेंजेंट तो अपन ये डाल सकते हैं एक ही बिंदु से, और दूसरी टेंजेंट ये डाल सकते हैं, ये ना। तो ये पूछा है किसी वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, पता नहीं ये क्वेश्चन में डाउट में भी छोड़ रहा हूँ, पता नहीं क्या पूछ रहा है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 आना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये इंटरसेक्ट करने लगती हैं एक दूसरे को, है ना। केवल 2 ही मेरे हिसाब से मिनिमम अपन खींच सकते हैं, ज़्यादा खींचेंगे तो ये क्या करने लगती है, इंटरसेक्ट करने लगती हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से आंसर 2 होना चाहिए। और अपन अभी इसके आंसर की में देख लेंगे, ज़्यादा होगा तो मैं कमेंट कर दूंगा इसका आंसर, जो कुछ भी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है यहाँ पे, बिंदु 0,5 और -5 के बीच की दूरी, है ना, मतलब डिस्टेंस निकालना है बीच का। तो एक फॉर्मूला होता है बीच की दूरी का, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अपने क्या होता है फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा आंसर। तो x2 क्या हो जाएगा -5 और -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और x2 कितना है 5, y1 मतलब 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, इधर भी 5 का स्क्वायर 25, तो आ जाएगा √50। कितना आ जाएगा √50। दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, रुक जाइए मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, चेंज कर लेता हूँ ब्लैक में। तो आंसर कितना आ जाएगा √50। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कितना आ जाएगा, √50 आया था। और √50 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 2। ज़्यादा हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो 5 बाहर जाएगा 2, तो इसका आंसर आएगा 5√2। एक बार पीछे अपन आंसर देख लेते क्या दिया है इसमें। तो ये है 5√2। तो आई थिंक आप लोग को पूरे ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहे होंगे कि कैसे आते हैं। फार्मूला बेस आते हैं कुछ कुछ आपको सॉल्यूशन करने पड़ते हैं ना, बिना सॉल्यूशन करे नहीं बनेगा। तो चलिए मैं चलता हूँ आगे, इसको अलग कर लेते हैं। हाँ, ये आगे इंग्लिश मीडियम वाले को लोग HCF निकालना था, तो इसका आंसर आया था 7। ठीक है, मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बता दी है कैसी क्या है, कुछ ना बने तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ये 2 दिए थे, मैंने पूरे फॉर्मूले बताए थे। यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है, नो सॉल्यूशन का क्या होता है, इन्फिनाइट या मैनी सॉल्यूशन का क्या होता है। तो उसका आंसर नो सॉल्यूशन आ रहा था। इसका -b/a आ रहा था, इसको सॉल्व किया था मैंने अभी पीछे, तो 0 आ रहा है। इसका मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए, और अपन एक बार देख लेंगे, और 5√2। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आ गया है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा है, त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ शून्य का कंसेप्ट है। यहाँ पे लिखा है ब्लैंक जीरोज विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखिए कोई भी तुमको रैखिक समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो, वर्ग समीकरण दिया हो, जो कुछ भी दिया हो, उसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी एक्स की, है ना, वो क्या कहलाएगा, उसके शून्यकों की संख्या है। जैसे एक्स की पावर 3 है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, इसके जीरोस की नंबर कितने हो जाएंगे 3। तो आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, उसमें क्या बोला है, देखिए त्रिघात समीकरण। त्रिघात मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 3 हो। भाई त्रिघात मतलब क्या होता है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। यहाँ पे भी लिखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल, देखिए कुछ भी लिखा हो यहाँ पे ऐसा लिख दे, लेकिन इसकी पावर कितनी है 3। तो इस वाले जो ये इक्वेशन आई है, इसके जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी 3। बस आपको पावर देखनी है। और मान लीजिए कहीं आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई कहीं एक्स ही ना दिया हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है। मान लिया ऐसा 3 लिखा हो और बस छोड़ दिया हो, पूछा इसमें जीरोस की संख्या, तो 0, एक्स की पावर 0। कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, एक्स की पावर 0। तो आप समझ गए होंगे, जो हाईएस्ट पावर एक्स की होती है वही नंबर ऑफ जीरोस कहलाते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा श्रीधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला दिया था ना, जीरोस फाइंड करने का दिया था ये श्रीधराचार्य। तो उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac। रुक जाइए मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छे से। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छे से। तो क्या होता है इसका, एक्स बार इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac/2a। ठीक है, ये 4ac है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। क्या करूँ मैं, इसको कलर से लिख के दिखूँ, हाँ ब्लैक कलर की तो आएगा नहीं, नीचे लिख देता हूँ -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac/2a। ये है श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला, है ना, जीरो फाइंड करने के लिए। तो आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ रहा हो। और अगर आप लोग कहीं भी थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे लिखा 10 टर्म निकालने हैं, AP दी है अपन को, इसके क्या निकालने हैं 10 टर्म, है ना, मतलब समांतर श्रेणी दी है, इसका 10वां पद निकालना है। तो पहले अपन लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितने था यार 5। D इज इक्वल टू क्या होता है 10 - 5,
है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी की वैल्यू निकल है। अब 10वां पद चाहिए, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब पता कैसे चलेगा क्या निकालना है, देखिए कभी भी एन दिया वहाँ वहाँ लिखा है ना, टी एच टर्म लिखा हो किसी भी के पीछे, तो समझ जाना वो एन की वैल्यू दी है, किसकी दी है, एन की, ठीक है। वहाँ अगर लिखा मिल जाए तो क्या काय की वैल्यू दी रहती है, वो एन की वैल्यू दी होती है, ठीक है। तो चलिए मैं चालू करता हूँ, और आज अपन केवल ऑब्जेक्टिव पूरे सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो दूसरी वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सॉल्व करा दूंगा। ऐसे कर करके 2-3 वीडियो या 4-5 वीडियो में अपन ये पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, और इसकी एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ ऊपर वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख रहा हूँ, तो सारी वैल्यू देख लीजिए आप। तो ए की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 5 प्लस एन माइनस वन मतलब 10, एन की वैल्यू कितनी दी है 10 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है 5। इसको बस सॉल्व कर लीजिए। 5 प्लस कितना जाएगा 9 इंटू 5, तो पहले मल्टीप्लाई होता है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेता हूँ। कितना जाएगा 5 प्लस 9 5 का कितना होता है 45, ये नीचे वाला फॉर्मूला रफ कर दूँ, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 550। आंसर कितना आ रहा है 50, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा 50। इसका 10 टर्म क्या होगा, और वैसे भी आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, जैसे 5 1 5 होते हैं, 5 की टेबल ही तो चल रही है, 5 2 10, तो 10 टाइम कितना आता है। नहीं भी सॉल्व करना तो आप लोग थोड़ा वहाँ कॉमन सेंस लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। फिर लिखा है सभी ब्लैंक त्रिभुज क्या होते हैं समरूप, है ना, तो सभी सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट, है ना, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं सिमिलर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्टेन इवेंट, है ना, कोई भी प्रोबेबिलिटी चाहिए सर्टेन इवेंट होने की, है ना, मतलब प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, और अनिश्चित की क्या आएगी 0, ठीक है, याद कर लेना। और कभी भी जो प्रोबेबिलिटी उसकी वैल्यू किसके किसके बीच होती है 0 और 1 के बीच में, मतलब कभी भी आंसर प्लस और मतलब प्लस में होता है पर माइनस में आंसर नहीं आएगा, है ना। 0 हो सकता है 1 बहुत रेयर केस में, और ज़्यादातर आंसर क्या आता है ऐसे अपॉन के टर्म में आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का आंसर किस में आता है अपॉन के टर्म में। चलिए आगे चलते हैं, और इसके बाद लिखा है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बस कुछ नहीं, एक सर्कल है उसके आपको क्या चाहिए, सर्कल है उसकी रेडियस दे दी आर, तो कुछ नहीं होता, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बस केवल इतना फॉर्मूला बस पूछा है। चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ ये सारे फॉर्मूले बेस हैं भाई, अगर आप लोग को फॉर्मूले लाने हैं तो आप लोग कर लेंगे, है ना। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है किसी इंसिडेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस किसी इंसिडेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम किसकी इक्वल हो जाता है 1 के, तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा पहले वाले का, है ना, मतलब 6 वाले का आंसर क्या होगा 1, ठीक है। दिख रहा है ये लिखा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है फॉर्मूला कि पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1, ठीक है। ये आप लोग कर लेना, ये फॉर्मूला है, अगर आपको लर्न होगा तो बन जाएगा। अगर आप लोग को नंबर चाहिए अच्छे तो भैया फॉर्मूले पढ़ने ही पड़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1, तो ये वाला 1 लिखो चाहे ये वाला 1 लिखो, बात सेम है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कितना होता है कॉट थीटा। भाई इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता आप लोगों को, इसमें आप लोग को केवल रटना पड़ेगा, है ना। अगर फॉर्मूले लर्न है तो कर लेंगे आप। ऐसे लिखा है 5 सेक स्क्वायर, ये मैं बता देता हूँ ना। देखिए अपन लोग ने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, लेकिन यहाँ पे ही 5 लगा, इधर से ही 5 लगा, यही है ना, दोनों जगह क्या लगा है 5 5। तो इस 5 को मैं क्या निकाल लेता हूँ कॉमन, है ना, इस 5 को निकाल लेता हूँ कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 5 ऐसे रहेगा, 5 1 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ऐसे लिखा है एक घनाभ का आयतन मतलब एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कुछ नहीं होता है एल बी एच, कितना होता है एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये है एल बी एच। वर्ग का क्षेत्रफल पता है साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कहीं लिखा होगा, ये है ए स्क्वायर। और बाकी मैं नीचे वाला बता दिया हूँ, तो बहुत कठिन नहीं आता पेपर, है ना। जो आप लोग सोच रहे हैं ना पेपर बहुत कठिन आता, नहीं, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो सब बन जाएगा आप लोगों से। और फॉर्मूला सबसे मेन चीज़ क्या है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, वहाँ नहीं आते भाई फॉर्मूले याद है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप लोग को वहाँ फॉर्मूले याद नहीं आएंगे, ठीक है। जल्दी मैं करा देता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। शून्यकों की संख्या पूछा है जीरोस, तो कुछ नहीं, जितने एक्स एक्सिस में टच होगा जितनी बार उतनी क्या होगी इसके जीरोस की संख्या, तो देख लीजिए 1 2 3 4, ये लाइन कितनी बार, देखिए ये डायग्राम कुछ ऐसा बना है 1 2 और 3 और 4, तो कितनी बार टच हो रहा है 1 2 3 4 ना, तो एक्स एक्सिस में जितनी बार टच हो रहा है उसके जीरोस, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। फिर से बता दूँ एक बार और देख लो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज़ीरोज़ अगर इस डायग्राम में देखना है तो ये बना है अपना डायग्राम, ठीक है, ये, और यहाँ से ऐसा मान लीजिए ऐसा टच हो रहा है, तो एक्स में कितनी बार टच हुआ 1 2 3 4, तो इसके जीरोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। बस इतना ही काम है, बहुत कठिन नहीं है, देखना है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वार्ता वर्ग क्या कहलाता है, इसमें क्या लिखा व्हाट इज़ द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है,
बहुलक, बारंबारता वाला कुछ नहीं है भाई, मॉड। कैसे देखो, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 3 3 4 5 6, है ना। थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझना क्या बोल रहा है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो चीज़, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही थी यार। 3 कितनी टाइम आया, 4 टाइम, और अपन पढ़ चुके हैं, है ना, कि भाई जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो मॉड कहलाता है। तो मॉड क्या कहलाता है, ये 3 आ रहा है, कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। थोड़ा टर्मिनोलॉजी बस अच्छे से आप पढ़िए, आपको सब बनेगा। उसके बाद लिखा है उन्नयन कोण की परिभाषा। भाई तो ये आप लोग पढ़ लेना, है ना। एंगल ऑफ इंक्लाइन दिया होगा, क्या दिया है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ, अच्छा ये कुछ और, अच्छा मैंने लिखा नहीं, गला नहीं देखा, सॉरी। पहले थर्ड वाला देख लीजिए आप लोग। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग का फॉर्मूला, तो कुछ नहीं, एस एन की वैल्यू पूछ रहा है। एस एन बराबर अपन पढ़ चुके हैं, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस ये है आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लगाया ना, तो ये हो जाएगा योग का, है ना। सम 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 चाहिए, एन नंबर ऑफ टर्म कितने दिए, एन टर्म दिए, उनका सम का फॉर्मूला यही होता है। एक और फार्मूला होता है, कभी काम आ जाए तो लिख लीजिए, एस एन बराबर कितना होता है, एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फार्मूला भी होता है, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ क्या लिखना है, आप लोग कहेंगे दोनों, तो भाई दोनों लिखा होकर लिखना है, या तो पहले वही वाला मेन वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके बाद इंडियन कोड की डेफिनेशन क्या होती है ना, राइट व्हाट इज़ द डिक्लीशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की कुछ नहीं होती भाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई है और यहाँ से अपन खड़े होकर देख रहे हैं, तो कुछ नहीं, क्षैतिज का चाड़ मतलब जो अपने नीचे वाला सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है अपनी आई, वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। पढ़ लेना, डेफिनेशन दी होगी आप लोगों को। और स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, पता नहीं, स्पर्श बिंदु कहते होंगे स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को। व्हाट इज कॉल्ड ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल। हाँ स्पर्श है ना, टेंजेंट पॉइंट कहलाता है या स्पर्श बिंदु। मान लीजिए कोई रेखा अपन ने ऐसे टच करती हुई डाली, तो ये वाला कॉमन पॉइंट इसका भी और इसका क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। ठीक है। और आगे चलते हैं, शंकु के आयतन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन पूछ रहा है। तो भाई बताएं ना, फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा आता है भर भर के पेपर में, तो कर लेना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कोन का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए थोड़ा बहुत कभी पेन नहीं चलता तो देख लिया करो आप लोग, मैं वो जो बोल रहा होता वो सुन लिया करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये और बाकी है बस अपने ऑब्जेक्टिव का, फिर क्या देखते हैं आगे क्या करना है। और यहाँ पे पूछा है समांतर श्रेणी दी है, इसका 10वां पद क्या होगा, -17। तो एक बार सॉल्व कर लीजिए इसको। अभी मैंने ऊपर बताया इसको कैसे सॉल्व करते हो। ए की वैल्यू दी है 10, है ना। और डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो आ जाएगा -3। 7 में से 10 जाएगा तो बचेगा -3। और ये सारी वैल्यू क्या में ए एन वाले फॉर्मूले में अपन को पुट कर दिए। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, 17वां 10वां पद बोल रहा है, 10वां मतलब ए 10 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 10 प्लस 10 -1, और डी की वैल्यू आएगी -3, तो कितना जाएगा 10, और यहाँ 9 मल्टीपल -3, तो 9 3 27, तो आ रहा है भाई, है ना। ये सही है, एक बार आप इसको सॉल्व कर लेना, सही है ये। ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, नहीं भाई ये गलत है। क्यों है ये बता देता हूँ मैं आप लोग को, है ना। न्यू पेज में चलते हैं इसके लिए। ये मैंने एक ट्रायंगल लिया और एक ये ट्रायंगल लिया, मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो इसका टॉइस कितना ले लेता हूँ। तो समरूप मतलब क्या होता है कि एक ही रेशो में हो, है ना। ऐसे ऐसे ट्रायंगल जिनकी जो साइड है वो क्या हो, एक ही रेशो में हो, या इनके एंगल सेम हो, या इनके एंगल सेम हो, तो वो कौन से कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज, है ना। एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, वही मैंने बताया कि रेशो में होना चाहिए। तो 4 8 ले लेते हैं और 2 ज़ा, तो ये एक ही रेशो में होगा, 1:1:2 1:2। लेकिन आप इसका एरिया निकालेंगे तो अलग आएगा और इसका एरिया निकालेंगे तो अलग आएगा। इसका एरिया ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा आएगा, इसका एरिया क्या आएगा, कम। तो इसलिए क्या होगा, जिन्होंने लिखा है कि एरिया सेम होते हैं तो ये गलत है ना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सदैव बराबर होते हैं। स्पर्श रेखा कोई छेदक रेखा, गलत है ये भी। स्पर्श रेखा अलग होती है और छेदक रेखा अलग होती है, दोनों में बता देता हूँ। द टेंजेंट लाइन इज अ स्कैंटेड लाइन, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये मैंने लिया सर्कल। तो स्पर्श रेखा जो ऐसा बाहर से टच करके और छेदक रेखा जो उसके आरम पार से होके जाए, है ना। तो ये क्या कहलाती है, ये स्केंट कहलाती है, और ये कहलाता है टेंजेंट। क्या कहलाता है, टेंजेंट, है ना। देख लेना, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन सही से ना कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अर्धगोले का आयतन है 4/3, ये भी गलत है ना। सेमी, हाँ हेमिस्फेयर है, तो उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। इसको मैं नए पेज में बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसका क्या कैसा होता है, ये मैंने लिया सर्कल। ठीक है, इसमें हाफ सर्कल आएगा क्या, हाँ चलिए आ रहा है, इससे आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ये है अपना सेमी सर्कल।
बहुत अच्छा मेरे को ये मिल गया। देखिए पूरा अगर निकालते तो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन मेरे को केवल कितना चाहिए, इतना जितना ये है, ये आधी कटोरी ऐसा हाफ। अब हाफ चाहिए तो इसको हाफ कर लीजिए 1 हाफ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फेयर का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे पढ़ लेना अच्छे से, वहाँ हड़बड़ी मत करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, है ना, ये सही है। चाप की लंबाई मतलब क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द आर्क। तो मैं दोनों फॉर्मूले बता देता हूँ। ये अपना होता है सेक्टर, तो ये लेंथ ऑफ द आर्क कहलाता है थीटा, जो यहाँ पे एंगल बनता है अपॉन 360, और कितना होता है 2 पाई आर। और अगर अपन को सेक्टर का एरिया चाहिए, क्या चाहिए, सेक्टर का एरिया, है ना, और आर ये कहलाती है रेडियस, तो कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं और आगे। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है, सही अभी मैंने आपको बताया है। अगर कोई क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो जो उनका मान लीजिए एक ये है और एक ये है, तो ये मैंने ले लिया ट्रायंगल ABC और ये ले लिया PQR। तो मैंने बताया था समरूपता के सिमिलरिटी के दो रूल होते हैं, एक तो जो इनकी साइडें हैं वो क्या हो, सेम रेशो में हो, पहली कंडीशन, और दूसरा सारे एंगल क्या हो, सेम हो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सेम हो। तो बस ये दो प्रॉपर्टी हैं, तो पहली वाली प्रॉपर्टी लिख दी है। अच्छे से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ के जाइए। चलिए मिलते हैं मैं किसी दूसरी वीडियो पे। और अगर आपको इस पूरे की PDF चाहिए हो तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा मेरे, यही गुप्ता अकेडमी जबलपुर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चले जाइएगा, वहाँ जाके आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी जो मैंने आज आपको सॉल्व कराया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी दूसरे टॉपिक के साथ, मतलब इन्हीं के आगे के 7, 6, 7 और 8 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, और वो आपको मिल जाएगा। एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं पूरे परीक्षा दिन के इतने सेट आते हैं आगे के। और 2023-22 का पेपर शायद से मैंने 23 का पेपर सॉल्व करा दिया, 22 का पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, इस महीने के अंदर अगर आपने 4-5 पेपर सॉल्व कर लिए तो मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि आप पास हो जाएंगे, है ना। जिसने अगर बिल्कुल कुछ इनिशियल भी नहीं पढ़ा है वो पास हो जाएंगे, जो पढ़ रहे हैं तो भाई उनके लिए प्रैक्टिस के लिए तो है ही, है ना, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके साथ। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।